Hello student, I am Himanshu Kesarwani from प्रयागराज उत्तर प्रदेश। फिजिक्स फ्री इनिशिएटिव की सीरीज में क्लास 9 की आज हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर इसलिए लिया क्या, कुछ बच्चों का कॉल आया था मेरे पास पर्सनली कि सर हमारे स्कूल में ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है, और बहुत सारे बच्चे भी थे जिनके मैसेजेस आए थे, टेक्स्ट मैसेज आए थे कि ग्रेविटेशन चैप्टर उनके स्कूल में चल रहा है, उसके एग्ज़ाम होंगे जनवरी में। तो इसलिए मैंने मोशन चैप्टर को थोड़ा सा ब्रेक लगाया है। ग्रेविटेशन को कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग उसके पास कंटिन्यू करेंगे, यानी स्पेशली सेकेंड टर्म्स को हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, देन हम मोशन फोर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन कहाँ आया। तो एक क्वेश्चन आता है ग्रेविटेशन का क्वेश्चन ही कहाँ से आया, कि हम लोग क्यों जरूरत पड़ गई ग्रेविटेशन पढ़ने की। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री जाते हैं और समझते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम की अगर बात किया जाए तो सोलर सिस्टम में हम लोग ये कहते हैं कि सन क्या है, सेंटर पे है और सारे प्लैनेट उसके अराउंड क्या करें, रिवॉल्व करें। तो इस थ्योरी के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट ने ये कहा था, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी की बात करी थी। हीलियोसेंट्रिक मीन्स क्या होता है कि सन हमारा क्या था, सन हमारा सेंटर पे था और सारे प्लैनेट उसके अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मगर मॉडर्न अगर मॉडर्न टाइम बात करें तो किसी ने इनकी बात को पे विश्वास नहीं किया, और कहीं क्योंकि कहीं पे भी साइंटिफिकली रिटेन डॉक्यूमेंट नहीं थे। वो बात अलग है कि हमारे मंदिरों में आप साउथ इंडिया में जाइए तो वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, टेम्पल है, जहाँ पे क्या है दिखाया गया है कि सन बीच में है और सारे ग्राउंड के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और हमारे पुराणों में वो लिखा हुआ है। मगर फिर वही बात आ जाती है कि साइंटिफिक, कोई साइंटिफिक बुक में यानी साइंस की बुक में ऐसी कुछ नहीं लिखा हुआ है कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बात करी हुई है आर्यभट्ट ने। तो इसलिए कभी भी हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आता है टॉलमी। टॉलमी आए, टॉलमी ने अपनी एक कॉन्सेप्ट लिया है कि इन्होंने बात करी क्या, जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में। किसकी बात करी? जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में। जियोसेंट्रिक माने क्या, जियो माने क्या होता है, अर्थ। जियो माने आ गया अर्थ। अगर हम जियोसेंट्रिक थ्योरी की बात करें तो उन्होंने बताया कि अर्थ हमारा सेंटर पे होता है, सारे प्लैनेट उसके करते हैं अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इंक्लूडिंग सन एंड मून। सन और मून भी क्या कर रहे हैं, हम वो सन भी क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। तो ये उन्होंने बताया था टॉलमी ने जियोसेंट्रिक में, देखिए लिखा हुआ ही टॉक अबाउट जियोसेंट्रिक थ्योरी दैट इज एवरी प्लैनेट एंड सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। सभी प्लैनेट और जो सन है क्या है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने बता दिया। फिर तीसरे कौन आया, फिर आया कॉपरनिकस। कॉपरनिकस आए तो उन्होंने अगेन हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया, वही थ्योरी जो आर्यभट्ट ने 500 बीसी में बताया था। क्या, सन हमारा सेंटर पे होता है और सारे प्लैनेट क्या करते हैं, उसके अराउंड पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सन के सबसे पहले क्या है, मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हाँ, एक छोटा एक प्लेनेट होता था प्लूटो। प्लूटो लेते थे पहले, हम लोग एक 9 ग्रह की बात करते थे, 9 प्लैनेट्स होते थे, पर हम लोग अब 8 प्लैनेट्स की ही बात करते हैं, क्योंकि प्लूटो को प्लैनेट अब कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास दो थ्योरी है, जियोसेंट्रिक थ्योरी और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या था, सन सेंटर पे था और सारे प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे इंक्लूडिंग सन। और हीलियोसेंट्रिक में क्या है, सन सेंटर में है, सारे प्लैनेट उसके अराउंड काम कर रहे हैं। ठीक है। अब आता है कि चलिए ठीक है, सोलर सिस्टम की बात कर ली, सन बीच में है, प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, हमने मान लिया। पर एक क्वेश्चन आया कि सारे प्लैनेट अपने ऑर्बिट में फिक्स कैसे हैं, जबकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, चीज़ें नहीं है, ये मूव क्यों नहीं कर जाते, कहीं रैंडमली भाग जाए, क्यों अराउंड द सन घूम रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उनका रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो एक क्वेश्चन आया कि सन, फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि सन क्या कर रहा है, सन सारे के सारे प्लैनेट को एक फोर्स से क्या करके रखा है, बांध के रखा हुआ है, बाइंड करके रखा हुआ है। तो वो फोर्स क्या है, कैसे है, तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाई डू वी नीड स्टडी द ग्रेविटेशन। देखिए पहला ग्रेविटेशन समझने क्या, पहला एक कॉन्सेप्ट क्या था कि सन सारे के सारे प्लैनेट को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, बांध करके रखा हुआ है, तो ऐसा क्यों। पहला क्वेश्चन ये आया। दूसरा क्वेश्चन क्या आया, कि दूसरा क्वेश्चन आया कि हम लोग जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, तो वो सीधा गिरता है ग्राउंड पे। तो वो ग्राउंड पे ही क्यों गिरता है, वो हवा में उड़ क्यों नहीं जाता। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, अगर आप उसको फ्रीली ड्रॉप करोगे, अगर कोई फ्रीली ड्रॉप करोगे तो कहाँ गिरेगा, हमेशा अर्थ पे गिरेगा, यानी सरफेस पे गिरेगा, ज़मीन पे गिरेगा। तो क्वेश्चन आता है कि वो ज़मीन पे ही क्यों गिरा।
तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इस रीज़न को जानने के लिए हमको क्या जानने की जरूरत है, ग्रेविटेशन। देखिए लिखा हुआ है, वेन एवर वी ड्रॉप एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट देन द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या रीजन, इसको जानने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ग्रेविटेशन। चलिए बात करते हैं व्हाट इज द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना इन विच टू ऑब्जेक्ट हैविंग मासेस, ध्यान दीजिएगा, टू ऑब्जेक्ट हैविंग मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। बाद में ग्रेविटेशन के बारे में ये पता है कि अगर कोई दो मास है, कोई रैंडमली कोई भी दो मास है, सपोज एक मास है m1, एक दूसरा मास है हमारा m2, अगर कोई भी दो मास है तो इनके बीच में से क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या दिया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। अब आप बात समझिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, अगर इसी मान लीजिए सपोज कि जैसे मैंने बात क्या करा, एक अर्थ ले लिया, किसके ले लिया, अर्थ ले लिया, बाहर क्या ले लिया, मून, दो ऑब्जेक्ट है ना। तो अर्थ क्या कर रहा है, मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और मून भी क्या करता है, अपनी ओर अर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है, बस हम एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इफ वन ऑफ द टू मासेस इज अर्थ, यानी अगर जो दो मास दिए हुए हैं उनमें से अगर कोई एक बॉडी क्या है, अर्थ है, दूसरी कोई भी हो, उसमें से एक बॉडी क्या है, अर्थ है, तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम क्या हो जाता है, ग्रेविटी। क्या हो जाता है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नहीं है, सेम चीज है, बस उसका नाम एक अलग हो गया है। क्यों, क्योंकि जब दो बॉडी की बात कर रहे हैं और उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो उनमें से एक बॉडी क्या है, अर्थ है, और जब भी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है तो उसका नाम क्या दे देते हैं, उस फोर्स का नाम ग्रेविटी। क्लियर है, तो ये तो आ गया कि ग्रेविटेशन क्या है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले पता हुआ कि किसने बताया ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट, किसने सबसे पहले बताया, तो फिर अगेन इंडियन आते हैं, इंडियन मैथमेटिशियन आते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉमर है, मैथमेटिशियन है ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता ने 628 कॉमन एरा में बताया कि रिकॉग्नाइज किया कि ग्रेविटी एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर अगेन वही प्रॉब्लम, कहीं भी हमारे पास साइंटिफिकली नोट डाउन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर 1687 में आते हैं आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने क्या किया, वर्कड ऑन द प्लैनेटरी मोशन एंड इट्स एम्पिरिकल मेजरमेंट एंड एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने तीन चीज को सॉरी एक चीज को बोर्ड किया है और अंडरलाइन भी किया हुआ है, एम्पेरिकल मेजरमेंट। एम्पेरिकल मेजरमेंट मैंने क्यों कहा, ध्यान से लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये कहते हैं कि सब ये कहा जाता है, स्टोरी है कि न्यूटन क्या थे, न्यूटन किसी एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उन पे क्या होता है, एक एप्पल ड्रॉप होता है। तो न्यूटन के बारे में आया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, ऐसा उनके थॉट आया। और उसी के थॉट के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान देना, क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है एम्पेरिकल लॉ। एम्पेरिकल मेजरमेंट मतलब होता है कि कोई भी थ्योरी जो कि एक्सपेरिमेंट बेस हो, उसकी कोई थ्योरी नहीं है, पहले से थ्योरी नहीं बनाएगी, पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, देन लॉ को स्टेब्लिश किया गया। ठीक है, न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ रिजल्ट फाइंड आउट किया, उसके उन्होंने उसके बेसिस पे क्या बनाया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो अब देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ठीक है, और बहुत सिंपल सा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन force of attraction between two masses is directly proportional to the product of the given masses and inversely proportional to the square of the separation between the masses. Direction of the force is along the line joining the two masses. ध्यान दीजिएगा कहना क्या चाह रहा है। सपोज हमारे पास देखिए, आपको फिगर दिख रहा होगा, एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है। ठीक है, और इन दोनों के मास के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, r। क्लियर है, तो ये क्या है भाई, अगर ये दो मास हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है कि इन ये दोनों मास क्या करेंगे, एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सर्ट करेंगे। अब वो फोर्स क्या होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों को कंबाइन करें तो एक साथ हम लोग लिख सकते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²।
प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटाया जाए तो एक कांस्टेंट का यूज करते हैं हम लोग जी, कैपिटल जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी कहा जाता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है। क्लियर है? तो ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आ गया, एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द जी, व्हाट इज द कैपिटल जी एंड व्हाट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक चीज ध्यान रखिएगा, कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आज हम लोग कैपिटल जी के बारे में बात करेंगे, कि स्मॉल जी के बारे में डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में। स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी होता है एस्टरेलेशन, होता है एस्टरेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और ये कैपिटल जी के कांस्टेंट है। पहले बात करते हैं, अगर हम लोग ऊपर के चले तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है क्या। अगर हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा, एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 m2 क्या करें, m1 m2 की वैल्यू 1 रख दिया जाए, यानी कैपिटल जी 1 × 1, आर की भी वैल्यू 1 ले ली तो 1 स्क्वायर का भी वैल्यू 1 ही होगा। तो यानी एफ इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल जी, एफ इक्वल टू हो गया कैपिटल जी। क्लियर है? तो ये लिखा है कि इफ m1 m2 इक्वल टू 1 kg एंड r इक्वल टू 1 मीटर देन f इक्वल टू g। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर दो बॉडी, अगर हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं देन दस g कैन बी डिफाइंड एज इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between two masses of 1 kg each and separation between them is 1 मीटर। क्या मतलब हो गया? मतलब ये हो गया कि अगर दो मासेस हैं, अगर 1 kg के अगर दो मासेस हैं और उनको 1 मीटर की सेपरेशन में रखा जाए तो उनके बीच में जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल जी कहते हैं। क्लियर है? होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हो, तो आपको जो भी सोल्यूशन है वो मिलेगा। विदिन 24 आवर्स आपको सभी सोल्यूशन है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं। हमने जैसे मेरे पहले बात किया कि अगर उनमें से दो मास में से कोई एक मास क्या हो जाए, अर्थ हो जाए, और दूसरा मास मान लो एम है, सपोज ये आपका एम है और ये आपका अर्थ है, तो अर्थ के मास को डिनोट करते हैं एम ई। तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, m1 के यहाँ पे आ जाएगा एम ई, m2 यहाँ पे आ जाएगा m, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। कोई डाउट? जहाँ पे मास ऑफ अर्थ है कितना 5.96 इंटू 10⁻24 kg। कोई डाउट? अब सपोज करिए कि जो मेरा अर्थ है और जो दूसरा मास हम लोग रहते हैं एम ले रहे थे, सपोज करो वो हमारे सरफेस के पास है, अर्थ के सरफेस के पास है, तो अर्थ के सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, अर्थ के रेडियस के इक्वल होगी। इट मीन्स आर की वैल्यू जो है कैपिटल आर के इक्वल होगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर उसमें एक हमारा क्या हो जाए, अगर एक हमारा अर्थ है और जो दूसरा मास है वो अर्थ के सरफेस में आ जाए, तो आर की वैल्यू आर ई की इक्वल हो जाएगी, यानी रेडियस ऑफ अर्थ की इक्वल हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। क्लियर है? अगर हम लोग ने देखा कि अर्थ का मास कितना है 5.96 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, एंड सपोज एम की वैल्यू क्या ले ले 1 kg ले लिया जाए, तो आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ यानी 6370 किलोमीटर। देन अगर कैलकुलेट करें सारी वैल्यू को पुट करके तो हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम लोग सारी वैल्यू पुट करें यानी एफ इक्वल टू अगर हम लोग करें 6.67 इंटू 10⁻11। यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इस वहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एफ इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 5.96 इंटू 10⁻24, जो कि मास आपका अर्थ का, इंटू हमने सेकेंड मास को लिया, सपोज उसकी वैल्यू कितनी है 1 kg है और अर्थ के सरफेस के नियर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, अर्थ के सॉरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोनों मास के बीच की, अर्थ की रेडियस की इक्वल हो जाएगी, यानी
6.37 इंटू 10⁶ मीटर। देखिएगा ये लिखा हुआ है 6370 किलोमीटर है, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, इसका स्क्वायर। सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगी 9.8 न्यूटन। यानी अर्थ सरफेस पर अगर कोई मास 1 kg का मास रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगता है? 9.8 न्यूटन। आप ऐसे समझो, अगर आप मार्केट में क्या लेते हो, सामान लेते हो, कुछ भी सामान खरीदते हो, वन किलो कहते हो ना, 1 किलोग्राम का हम लोग सामान ले रहे हैं। अगर 1 किलोग्राम का सामान ले रहे हो तो यानी उस पर कितना फोर्स लगता है? उस पर फोर्स लगेगा 9.8 न्यूटन का। तो हम लोग जो भी वेट मशीन बनाते हैं, जो भी वेट मशीन बनाते हैं, तो वे मशीन में क्या होता है, वे मशीन में हमारा हम लोग कैसे मेजर करते हैं? हम लोग मेजर करते हैं 9.8 न्यूटन फोर्स को। वे मशीन की अगर हम लोग बात करें, वे मशीन पर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमारा वे मशीन 9.8 न्यूटन को फोर्स को एक्सपीरियंस करता है तो हम लोग उसे कहते हैं कि वो कितना मास है? 1 kg का मास है। तो ध्यान देना, कभी भी मार्केट से आप कुछ भी खरीदते हो, वो फोर्स को मेजर करता है कि उस मास पर, यानी जो भी आप सामान ले रहे हो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो उस वे मशीन पे। अगर वो 9.8 का मेजर करता है तो उसे हम लोग कहेंगे 1 kg, और 9.8 की जैसे मल्टीपल करेगा, डबल करेगा तो 2 kg, ट्रिपल करेगा तो 3 kg एंड सो ऑन। क्लियर है? होपफुली आपको ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सारे फोर्स सब अच्छे से समझ में आया होगा। अब लोग यहाँ पे कुछ मैंने नोट लिखा है, मास ऑफ सन और मास ऑफ मून लिखा हुआ है और इसके बीच की डिस्टेंस दी हुई है। तो आपका होमवर्क है कि आप सन और अर्थ के बीच के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको निकालिए। सन और मून के बीच, सॉरी, अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनको कैलकुलेट करिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी हमेशा दो मास के बीच का जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, कभी भी रिपेल नहीं कर सकते, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, अगर सपोज करिए यहाँ पे एक मास है m1 है और दूसरा मास क्या है m2, इनके बीच में हम कोई मीडियम डाल दें। सपोज जैसे आप मान लो आप अपने घर पे बैठे हो, आपका जो पड़ोसी है वो दूसरे घर, अपने घर में बैठे हैं, आप दोनों के बीच में क्या एक दीवार है। तो आप एक मास हो गए, आपका पड़ोसी एक मास हो गया, आप दोनों एक दूसरे पे क्या लगाओगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगाओगे। तो बीच की दीवार क्या करेगी? बीच की दीवार आपके फोर्स की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। यानी अगर आपकी बीच की दीवार को हटा भी देंगे तो आप दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सेम होगा, और दीवार ला भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीडियम बिटवीन द मासेस। मास के बीच में अगर कोई मीडियम आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट होता है। सेकंड, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा। सेंट्रल फोर्स क्यों कहते हैं? सेंट्रल फोर्स इसलिए कहा जाता है, अगर दो मास है, एक मास क्या है m1 है, दूसरा मास क्या है m2, तो m1 और m2 के बीच जो सेंटर होता है, उसी सेंटर को जो लाइन मिलाती है उसी का नाम क्या काम करता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए इसका नाम क्या देता है? सेंट्रल फोर्स। यानी जो सेंटर ऑफ मास है उन्हीं के लाइन जो मिलाती है उसी के नाम काम करती है। देन आता है, इट ओबेज द न्यूटन थर्ड लॉ। एक चीज मुझे बताना भूल गया था, मैं उसी को न्यूटन थर्ड लॉ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान देना। हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, हमने बताया था ना कि एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ये तो सब कुछ सही था। अब ये कोई भाई फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। तो ध्यान देना कि मैं ब्लैक पेन लेता हूँ। ध्यान देना, इसका ये सेंटर है C1 और इसका सेंटर क्या है? C2। C1 से C2 को अगर हम मिलाएं तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी? R थी। ठीक है, तो देखना यहाँ पे आप देखो फोर्स का क्या है, फोर्स का F1 का डायरेक्शन क्या दिया है? F1 डायरेक्शन दिया है C2 की तरफ, यानी M1 को अट्रैक्ट कौन कर रहा है? M2 अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 पे फोर्स लग रहा है सेकेंड बॉडी की वजह से। इसी तरह M1 क्या कर रहा है? M2 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, F2 पे आप देख रहे हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F2 पे फोर्स, सेकेंड बॉडी फोर्स लगा है ड्यू टू फर्स्ट। तो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड आएगा तो मैग्नीट्यूड यही सेम आएगा, क्या? एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो यही आएगा पर डायरेक्शन क्या? अपोजिट है ना। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए कहा जाता है कि इट ऑलवेज ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग बात करें कि ग्रेविटी क्या है, तो ग्रेविटी में मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो मासेस हैं,
दो मासेस में अगर एक कोई मास अर्थ है, तो अर्थ जो भी फोर्स लगाती है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम क्या हो जाता है, ग्रेविटी। क्लियर है? तो अभी क्वेश्चन आता है कि अर्थ हर चीज को अपनी ओर ही क्यों खींचती है, अर्थ दूसरी बॉडी की ओर क्यों क्यों नहीं खींच लेती। जैसे हमने बॉल छोड़ा, बॉल भी अर्थ पे गिरती है, जबकि क्या है, जबकि बॉल भी उतना ही फोर्स अर्थ पे लगा रहा है जितना अर्थ बॉल पे फोर्स लगा रहा था। ठीक है, अभी हमने देखा कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन बार बार दिमाग में आता है कि हम लोग जो भी चीज़ छोड़ते हैं वो हमेशा अर्थ पे ही आके क्यों गिरती है, कभी अर्थ क्यों नहीं मूव कर जाती। तो उसका आंसर सिंपल सा है, क्या देखिए, अर्थ क्या है, बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है। और हम लोग किसी भी मास की बात करें, चाहे सैटेलाइट की बात करें, चाहे हम सैटेलाइट की बात कर लें, ठीक है, चाहे अगर हम किसी प्लेन की बात कर लें, कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर लें, ठीक है, तो वो सैटेलाइट क्या है, मास के कंपेयर में बहुत छोटा है। ह्यूमन बॉडी और नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात ही छोड़ दीजिए, हम सैटेलाइट और प्लेन और रॉकेट की बात करें तो भी क्या है, मास के कंपेयर, अर्थ के कंपेयर में उनकी साइज़ क्या है, बहुत छोटी होती है। और अर्थ का मास क्या होता है, 10 की पावर 24 की केजी में होता है। एक सपोज सैटेलाइट का मास कितना होगा, 1000 केजी के आसपास होगा, मतलब 1000 के मल्टीपल में होगा, 2000, 3000, 4000 केजी, 5000 केजी मैक्सिमम। यानी अगर लिया जाए तो 10 की पावर 3 से लेके 10 की पावर 4 की ऑर्डर में होगा। तब भी अगर हम 10 की पावर 4 भी ले लें तो तब भी देखें कि अर्थ का मास जो है क्या, 20 टाइम, यानी 10 की पावर 20 टाइम्स क्या है, अर्थ का मास ज़्यादा है। और आपने याद होगा, आपने मोशन में पढ़ा होगा इनर्शिया। इनर्शिया जो होती है मास पे डिपेंड करती है, जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अब बात समझिए, अब इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट को मेंटेन करेगी, यानी अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन करेगी। तो अर्थ क्या करता है, अर्थ की इनर्शिया बहुत ज़्यादा होती है, तो अपने वो स्टेट के अपोज होने के चेंज के, जो भी इसके स्टेट में चेंज होने का उसका अपोज करता है। और जबकि सैटेलाइट का क्या है, छोटा मास है अर्थ के कंपेयर में, तो इसका इनर्शिया क्या होगा, बहुत कम होगा। इस वजह से क्या होता है कि हमेशा जो छोटे मास होते हैं वो हमेशा अर्थ की ओर अट्रैक्ट होते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एज एन ऑब्जेक्ट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, सिमिलरली द अर्थ टू गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, as object is free to move and earth has higher inertia, therefore the object begins to move toward the earth and earth does not move। भाई ये फ्री है मूव करने के लिए, तो ये करेगी अर्थ की ओर मूव करेगी, और अर्थ क्या है, इनर्शियल की वजह से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। क्लियर हो गया? होपफुली आपको यहाँ पे सारी चीज कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। फिर मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।